गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये देखिए, अब आपको बताता है सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, सिस्टम बनता है। और ऑर्गन्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना हुआ होता है, सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, और सेल हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे शरीर की। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं मोस्टली। ठीक है, हम टिश्यू सेल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब यहाँ पे देखेगा जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका ब्लड। ब्लड भी एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। नर्वस टिश्यू जो नर्व्स बनती है आपकी, जो भी नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो क्या है, नर्वस टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये लाइनिंग बनाती है हमारे शरीर की। इंटरनल लाइनिंग एंड एक्सटर्नल जो लाइनिंग है वो क्या कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। मस्कुलर टिश्यू जो भी हमारी मसल्स हैं वो कौन सा है, मस्कुलर टिश्यूज है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जो काम किसका करता है, डाइजेशन का काम करता है। यानी डाइजेशन वर्क के अंदर जो हेल्प करते हैं वो वाले ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए इसके। पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पार्ट इसका है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है कि ऑर्गन्स को। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में जो ऑर्गन्स आते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माउथ से लेकर और आपके एनस तक। ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक जो है जो भी एक ट्रैक्ट है वो आपकी कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें कुछ असेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो इस ट्रैक्ट में नहीं आते लेकिन ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो वो उनको असेसरी ऑर्गन्स नाम दे दिया गया है। तो पहला देखिएगा इसमें क्या आता है, जैसे माउथ में जो रहती है सैलाइवरी ग्लैंड, क्या रहती है, सैलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा इसमें आता है लीवर। ठीक है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। और तीसरा पार्ट इसमें क्या आता है आपका, पैनक्रियाज। ये सारे तो आपके क्या हैं, एक्सेसरी ऑर्गन हैं और ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। अब देखिएगा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या है, क्या बोलते हैं इसको, जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये माउथ से लेकर एनस तक होती है। लगभग कितनी लंबी रहती है, 9 मीटर लगभग लंबी रहती है, 6 से लेकर 9 मीटर। ठीक है, और इसका एक्टिविटीज़ जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ जो है, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो देखेगा। पहली एक्टिविटी होती है डाइजेशन की, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो है इंजेशन। क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड, मतलब खाना जैसे ही मुंह में लिया, इन माउथ। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। दूसरी है प्रोपल्सन। इसमें इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड। मूवमेंट ऑफ फूड, जैसे फूड जैसे माउथ में लिया, फूड हुआ। ये फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सलाइवा मिक्स होने के बाद। इसमें सलाइवा आई, सलाइवा मिक्स होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है,
बोलस में, ठीक है। और ये बोलस कहाँ पहुंचेगा? स्टोमक में। स्टोमक में क्या आएगा? HCl आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? काइम बन जाएगा, ठीक है। जो ये मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं प्रोपल्सन। और ये काइम कहाँ चला जाएगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट हो जाता है, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और इंटेस्टाइन से एनस में पहुंचेगा। एनस में क्या कहलाता है? फीकल मेटल, स्टूल, स्टूल के रूप में एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है मूवमेंट ऑफ फूड, ये आपकी प्रोपल्सन कहलाती है। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन यानी कि स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना उसको, वो सब क्या है? डाइजेशन होता है। और ये दो प्रकार का हो गया, एक तो मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल का मतलब होता है दांतों से जो चबा रहे हैं। एक होता है केमिकल। केमिकल जो सीक्रेट होते हैं, जैसे एमाइलेज सीक्रेट हो रहा है, वो भी तोड़ने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। इसके बाद में HCl सीक्रेट होता है, ये भी तोड़ने का काम करता है ना। और अलग अलग एंजाइम्स जो आते हैं सीक्रेट होते हैं, वो सब क्या कौन सा काम कर रहे हैं? केमिकल डाइजेशन का काम कर रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो भी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में पास हो जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं डाइजेशन के बाद जो बनते हैं, तो उनका ब्लड स्ट्रीम में जो फ्लो हो जाता है उसको एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है? लास्ट, एलिमिनेशन। जैसे ये एक्सक्रीट, जो चीज़ें बची जो एक्सक्रीट हो सकती हैं, यानी कि जिनका डाइजेशन के बाद जो बचता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल, है ना। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो क्या करता है? एक्सपेल आउट थ्रू बॉडी। किसके थ्रू? डेफिकेशन के द्वारा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी एलिमिनेशन कहलाती है ना। तो ये इसकी क्या है? एक्टिविटीज। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिविटीज होती है। इंजेक्शन होता है, प्रोपल्सन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एंड एलिमिनेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन। तो सबसे पहले हम किसको बात कर लेते हैं? एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं ना। ये कहाँ से लेके कहाँ तक? माउथ से एनस तक। तो देखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से चालू हो रही है? आपकी माउथ से चालू होती है। माउथ से चालू होती है और ये कहाँ तक आ गई? फिर ईसोफेगस आ गया, स्टोमक आ गया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। तो ये सारी एलिमेंट्री कैनाल आपकी यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है। ये आपकी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से स्टार्ट हुई, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होके ये आपका क्या है? इसोफेगस आ गया, इसोफेगस से स्टोमक आ गया, स्टोमक के बाद में ये आपकी कोलोन आ जाती है इधर, ठीक है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, यहाँ से जुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये माउथ है और ये आपका एनस है। ये क्या है? एनस। यहाँ तक की जो ट्रैक्ट है इसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। माउथ के जस्ट नीचे क्या आ गया? आपका इसोफेगस आ गया।
ईसोफेगस आ गया। ईसोफेगस के बाद में क्या आता है आपका, स्टोमक आ गया। सबसे पहले माउथ आ गया, माउथ के नीचे ईसोफेगस आ गया, फिर क्या है, स्टोमक आ गया। स्टोमक के बाद में आपकी क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। फिर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट आपका रेक्टम और एनल कैनाल आ गया। तो ये सारे ऑर्गन्स आपके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को भी डिवाइड कर दिया गया है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम में। और लार्ज इंटेस्टाइन को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड किया है, सिक्कम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, एंड लास्ट वाली आपकी एनएस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट माउथ हो गया, ठीक है, माउथ हो गया। माउथ के अंदर आपका क्या क्या आता है, यूला, जो एक लटका हुआ पार्ट होता है ना ऊपर की तरफ तालू में, उसे यूला बोलते हैं। ये प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट होती है। टंग हो गई, है ना, टिथ हो गई। और इसके अंदर क्या रहती है, सलाइवरी ग्लैंड भी रहती है ना, जो कि हमने किस में पढ़े थे, असेसरी ऑर्गन में, असेसरी ऑर्गन में पढ़े थे। और सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं, तो 3 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 3 पेयर, 3 पेयर। और क्या करती है सिक्रेशन, सलाइवा का। कितना, 1500 ml पर डे लगभग सिक्रेशन करती है सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो। इसके बाद आपका क्या आ गया, ईसोफेगस आ गया, ठीक है। ये जो ईसोफेगस दिखाया दिया है, ये ईसोफेगस है। इसके बाद में आपका क्या आता है, स्टोमक आ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा स्टोमक के बाद में आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया और स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। अब हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, तो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो ये वाला पार्ट है, जो मुड़ा हुआ पार्ट है स्टोमक के तुरंत बाद, ये तो आपका ड्यूडेनम होता है। इसके बाद जो पार्ट होता है, ये इधर से घूम के आ रहा है, यहाँ तक का पार्ट होता है, ये क्या आता है आपका, जेजुनम होता है ना। और सबसे लास्ट जो पार्ट होता है ना, ये जो इधर से घूम के इधर इधर टच होता है, इसमें मिलता है, ये आपका इलियम वाला पार्ट होता है। और इलियम का पार्ट इससे जॉइंट होता है, यानी कि किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, ये सिक्कम है। तो ये वाला जॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, इलियोसिकल जॉइंट। जहाँ दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती हैं, उस एरिया को हमें क्या कह लेते हैं, इलियोसिकल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम एक एक ऑर्गन्स की पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे लीवर इस टाइप से यहाँ पे रहता है लीवर, इसके पीछे रहता है गॉल ब्लेडर, और ये पैनक्रियाज रहता है, जो ये इस जो ड्यूडेनम है इसके इस टाइप से रहता है, ये पीछे की तरफ रहता है, स्टोमक के पीछे की तरफ, है ना। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं माउथ को। किसको पढ़ते हैं, माउथ को। माउथ के अंदर देखिएगा क्या क्या चीजें देखी हमने माउथ के अंदर। एक तो इसके अंदर टिथ होते हैं, टिथ होते हैं, टंग होती है एंड सलाइवरी ग्लैंड होती है। यहाँ पे देखिएगा टिथ की बात करते हैं, तो टिथ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के टिथ होते हैं। टिथ कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, है ना। तो यहाँ पे देखोगा ये किसके हिसाब से, फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के अकॉर्डिंग टिथ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से,
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यह है फंक्शन के आधार पर। और अकॉर्डिंग टू इरप्शन, इरप्शन के अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी टिथ होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेसिडुअल टिथ। दूसरे होते हैं परमानेंट टिथ, परमानेंट टिथ होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो परमानेंट टिथ है ये कितने होते हैं, 32 होते हैं अडल्ट के अंदर, है ना। प्राइमरी जो टिथ होते हैं ये बच्चों में होते हैं, और सबसे पहले बच्चे के अंदर टिथ इरप्शन जो होता है, पहला दांत, फर्स्ट टूथ इरप्शन कौन सा होता है, तो वो होता है लोअर सेंट्रल इंसिजन, ठीक है, नीचे वाला दांत आता है और वो भी सेंट्रल इंसिजन। तो इंसिजन जो होते हैं, ठीक है, इनका फॉर्मूला है 21-23/21-23, ये एक फॉर्मूला है टिथ्स के लिए, किसमें, अडल्ट में, अडल्ट के लिए। और ये फॉर्मूला कैसे सेट होता है, ये जबड़ा है मानो, है ना, ये जबड़ा है, इस जबड़े को डिवाइड कर दिया दो भागों में, इस जबड़े को डिवाइड कर दिया उन्होंने दो भागों में, इसे बराबर भागों में काट दिया। यहाँ पे जो टिथ है, तो यहाँ पे जो टिथ है वो दो क्या है, इंसिजन है। फिर आपके क्या होते हैं, कैनाइन है, लंबे वाला दांत होता है कैनाइन। फिर प्रीमोलर होते हैं ना, और फिर मोलर। इस तरीके से दांतों का अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इसको डिवाइड कर दिया एक जबड़े को, और फिर लिख दिया 21-23/21-23। तो ये जो है दो होते हैं, ये दो है ना, इसमें दो है, ये एक होता है, फिर ये दो होते हैं और ये तीन होते हैं, तो इसको लिख दिया 21-23। ऐसे ही फिर इसके दूसरे भाग में 21-23, निचले जबड़े को मान लो काट दिया तो ऐसे ही होता है। तो ये एक जबड़े के अंदर कितने दांत हो गए, 16 हो गए ना, 3 और 3 6 2 8 8 8 16, एक जबड़े में 16, ऐसे ही दो जबड़े में 32 हो गए, तो टोटल 32 टिथ होते हैं। अब यहाँ पे इंसिजर का क्या काम होता है, जो आगे के दांत होते हैं उनका काम होता है काटने का, काटने का काम करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, और ये दोनों चबाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके बारे में, टंग के बारे में। तो टंग देखिएगा, टंग जो होती है वो हमें, हमारी इस टंग्स को क्या बोल सकते हैं हम, आ, आ, एक वॉल्यूमेंट्रिक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है, वॉलेंट्री है कि नहीं है, हम चाहेंगे तो ही तो हिला सकते हैं जीभ को, वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इस किसका बना हुआ था, होती है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसमें होती है, ठीक है। कौन से सेल्स और टिश्यू से बनी हुई होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है क्या, टंग, है ना। और इसके अंदर, इस टंग के अंदर क्या रहते हैं, कुछ कुछ उभारनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी कि जैसे ये टंग हम बना दें, है ना, इस टंग में ऐसे, तो आप देखोगे अपनी जीभ को तो ऐसे उभारनुमा संरचनाएं इसमें है ना। इनको क्या बोला गया है, पेपिलाई बोला गया है। क्या बोला गया है, पेपिलाई बोला गया है।
ठीक है। और इन पेपिलाइज के अंदर क्या होता है, इन पेपिलाइज के अंदर होता है टेस्ट बर्ड्स। और ये टेस्ट बर्ड्स क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग्स होती है, नर्व एंडिंग्स होती है। और इनसे क्या महसूस होता है, हमें स्वाद का पता लगता है, स्वाद का पता लगता है। और स्वाद के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जाती है, फिर ये कौन से क्रेनियल नर्व में मिलती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व जो होती है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती है, 12 पेयर होती है। इनमें फिफ्थ नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसका क्या नाम है, फेशियल, है ना, क्या नाम है, फेशियल क्रेनियल नर्व। और ये फेशियल क्रेनियल नर्व किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, टेस्ट के लिए, किसके लिए, टेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे टंग के अंदर एरियाज स्पेसिफिक है, यानी कि जो सामने वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया में हमें कैसा महसूस होता है, मीठा मीठा, कैसा, मीठा। और इसके जस्ट पीछे थोड़ा सा साल्टी, यानी कि साल्टी और स्वीटी जो टेस्ट होते हैं वो हमें सामने मिलते हैं, जबकि इसके साइड वाला हिस्से में जो हमें टेस्ट फील होता है वो कैसा मिलता है, सोर, खट्टा। यहाँ पे एक स्वाद आता है खट्टा खट्टा। और पीछे वाला जो एरिया है, इस पीछे वाले एरिया में इधर जो टेस्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, बिटर। तो लोग सामने कैसे बोलते हैं, मीठा एवं नमकीन। हालांकि थोड़ी मजाक भी तो सामने कर ही लेते हैं, तो मीठा नमकीन लोग करते हैं, इसलिए सामने स्वाद ग्रंथि ही ऐसी होती है ना। तो इससे याद रख सकते हैं। लोग पीछे से बुराई करते हैं, पीछे से क्या करती है, बुराई करते हैं, इसलिए पीछे का टेस्ट क्या है, कड़वा है ना। साइड का टेस्ट क्या है आपका, साइड का जो टेस्ट है वो कैसा लगता है आपका, खट्टा लगता है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं माउथ के अंदर हम टिच पढ़ लिए, टंग पढ़ लिए। अब हम क्या बोलते हैं कि टंग का क्या फंक्शन होता है। तो टंग का देखो, एक तो स्पीच में भी काम करती है ये टंग, है ना। किस किस में हेल्प करवाती है टंग, स्पीच में। दूसरा, टेस्ट में। कौन सी क्रेनियल नर्व, फिफ्थ नाम फेशियल क्रेनियल नर्व, स्पीच के लिए हेल्प करवाती है। तो टंग के मूवमेंट के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल रहती है, ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व टंग के मूवमेंट में हेल्प करती है। नाम क्या है ट्वेल्थ का, हाइपोग्लोसल। ठीक है, अब बात करते हैं हम सैलाइवरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करते हैं, सैलाइवरी ग्लैंड की। अब देखिएगा, सैलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, तो 3 पेयर्स होती हैं, है ना। हमने देखा, पहले भी हमने देखा था इनके बारे में, पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल है एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। तो 3 पेयर होती हैं, दोनों साइड होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो ग्रंथि है ये सबसे बड़ी है,
सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, वैसे हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो वो है लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी के अंदर, तो लीवर है। सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी है, पैरोटिड है। किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का। सलाइवा कितना? लगभग 1500 ml पर डे हेल्प करता है। सलाइवा किसमें हेल्प करता है? आपका फूड को डाइजेशन में, फूड को डाइजेशन में, लुब्रिकेंट में और क्लीनिंग ऑफ माउथ, माउथ को क्लीनिंग में भी सलाइवा हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसके अंदर एक एंजाइम भी रहता है। सलाइवरी जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं? टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। और ये क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करवा देता है। क्या कर देता है? इसका डाइजेशन। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में आपका क्या आता है जी? ईसोफेगस आता है ना? ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस क्या होता है? एक जो है 25 सेंटीमीटर का लंबा मस्कुलर लेंथ वाला एक होलो ऑर्गन है ना? ऐसे होलो ऑर्गन ही तो है ये। यहाँ तक ये ईसोफेगस है ना? ये क्या है आपका? ईसोफेगस है। अब इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लगभग। इसके अंदर देखिएगा, ये किसके पीछे होता है? इसके आगे होता है ट्रेकिया। इसके आगे क्या होता है? यहाँ पे ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के पीछे की तरफ होता है आपका ईसोफेगस। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट होता है? नीचे की तरफ ये कनेक्ट होता है स्टोमक से। ठीक है, ऊपर कनेक्ट होता है ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स से। ओरो जो फेरिंग्स जो है उन फेरिंग्स से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, जहाँ जहाँ पे कनेक्ट होता है। तो जो यहाँ पे स्फिंक्टर है इसको बोलते हैं, दो स्फिंक्टर होते हैं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये अपर पार्ट है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, और ये है आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। इसकी स्पेलिंग ओ से भी स्टार्ट होती है और ई से भी स्टार्ट होती है, तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर ना। इस अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर का दूसरा नाम क्या है? क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर, क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर। और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या नाम है? कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। यदि देखिएगा यहाँ पे डिफॉर्मिटीज हो जाए, इसके अंदर डिफॉर्मिटीज हो जाए तो क्या होगा? मान लो ये काम करना बंद कर दे, है ना? लो कार्डियक स्फिंक्टर सही से काम ना करे तो क्या होगा? GERD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो जाएगा। ठीक है, और या फिर ये जो है इससे मिल जाए तो इसको बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो ये इसोफेगस के कुछ दो डिसऑर्डर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या आता है। तो इसके बाद आपका आता है स्टोमक।
और स्टोमक देखिएगा, स्टोमक क्या है आपका, यहाँ कौन सा स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, नाम कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ कौन सा स्फिंक्टर, इसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिएगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका ये पार्ट है फंडस, ये पार्ट है बॉडी, और ये पार्ट है पाइलोरस। इसलिए यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, उसको नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसमें एक और चीज है कि ये जो कर्वेचर है इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और ये स्मॉल वाली है तो इसको बोलते हैं स्मॉल कर्वेचर। ठीक है, ये ग्रेटर है क्योंकि ये देखो कहाँ से कहाँ तक चालू है, बड़ी है ना ये, तो इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, इसको स्मॉल कर्वेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और बात है, देखिएगा जो फंडस पार्ट है यहाँ पे इसके अंदर एक सेल होती है, उस सेल का क्या नाम है, पैराइटल सेल। क्या है, पैराइटल सेल होती है। और ये सेल किसका सिक्रेशन करती है, ये सेल सिक्रेशन करती है HCl का, HCl का सिक्रेशन करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और होती है सेल, होती है चीफ सेल। क्या होती है, चीफ सेल, है ना, चीफ सेल भी होती है इसमें। और चीफ सेल किसका सिक्रेशन करती है, चीफ सेल जो सिक्रेशन करती है वो किसका सिक्रेशन करती है, पेप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। इसका सिक्रेशन कौन करती है, आपकी चीफ सेल करती है। यहाँ पे ये HCl के साथ साथ में एक इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन करती है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन ये आपकी पैराइटल सेल ही करती है। और एक चीफ सेल होती है, यहाँ पे 2 सेल्स होती है, चीफ सेल और पैराइटल सेल। ये कहाँ होती है, आपकी फंडस के अंदर। ठीक है, फंडस के अंदर जो पैराइटल सेल है वो किसका सिक्रेशन, HCl का एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का। चीफ सेल है वो किसका, एक पेप्सिन लाइपेज रेनिन, यानी कि एक इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव। ठीक है, तो इसका सिक्रेशन भी आपकी कौन करती है, यही चीफ सेल करती है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या और चीजें होती हैं। यहाँ पे नीचे है पाइलोरस। ठीक है, नीचे वाला पार्ट क्या है आपका, पाइलोरस है। और पाइलोरस के अंदर क्या रहती है, आपकी जी सेल होती है। कैसी सेल होती है, जी सेल, ये आपकी पाइलोरस पार्ट में रहती है। तो ये किसका सिक्रेशन करती है, ये जी सेल किसका सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये हार्मोन का क्या फंक्शन है, बेसिकली ये हार्मोन क्या करता है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, है ना, ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास एंड पैराइटल सेल, इन दोनों को स्टिमुलेट करता है। पैनक्रियास स्टिमुलेट हुआ तो क्या क्या सीक्रेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। पैराइटल सेल जो है वो एक्टिवेट होगी तो किसका सिक्रेशन करेगी, HCl का सिक्रेशन करेगी। तो हमने देखा स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल होती है ना, पैराइटल सेल होती है, चीफ सेल होती है, इसके अलावा जी सेल होती है। जी सेल जो होती है वो किसका, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। चीफ सेल होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, पेप्सिनोजन का करती है। और पैराइटल सेल है वो किसका सिक्रेशन करती है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है।
अब यहाँ पे देखिएगा इनका फंक्शन देख लेते हैं, है ना, स्टमक का फंक्शन। तो यहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है और डाइजेशन होता है। फूड क्या क्या होता है, डाइजेशन होता है, फूड का कुछ देर के लिए स्टोरेज भी होता है। यहाँ पे देखिएगा जैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। प्रोटीन को किस में तोड़ दिया जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स में। और उसको कौन तोड़ता है, पेप्सिन। यहाँ पे पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। ठीक है, ऐसे ही लाइपेज यहाँ पे है, लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, लिपिड्स का। लिपिड्स को किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए क्या करता है, ये एमाइलेज होता है ना, एमाइलेज। ये तो सलाइवरी एमाइलेज और एक पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दोनों का डाइजेशन, ये दोनों इसका डाइजेशन करते हैं, एमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देते हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज से पहले मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। इसके अंदर तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो पेप्सिन है ना, यहाँ पे पेप्सिन का सीक्रेशन कौन करता है, पेप्सिनोजन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, जी सेल से, जी सेल से हो रहा था। अब जी सेल पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, ये पेप्सिन में कैसे बढ़ता है, HCl इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये डाइजेशन करवाता है किसका, प्रोटीन का, है ना। ऐसा ही यहाँ पे देखिएगा जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो आ रहा है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, वो आपका पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है, पैराइटल सेल से सीक्रेट हो रहा था। और इसका क्या काम रहता है इंट्रिंसिक फैक्टर का, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और ये कहाँ पे होता है, टर्मिनल इलियम में, जो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर देखिए सीक्रेट यहाँ से हो रहा है स्टोमक से, और काम कहाँ पे जाके कर रहा है, टर्मिनल इलियम पे कर रहा है। ऐसे ही इसके ये फंक्शन है किसके, स्टोमक के, है ना। इसके बाद देखिएगा कितना सीक्रेशन ये गैस्ट्रिक जूस का करता है लगभग। तो इसमें गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कितना करता है, लगभग ये 2 लीटर के आसपास करता है। तो स्टोमक हमारा गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करता है लगभग 2 लीटर का। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं आपके, HCl होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, इनएक्टिव एंजाइम होता है, कौन सा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था आपका, जी सेल से, चीफ सेल से, चीफ सेल से। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl दोनों पैराइटल सेल्स। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट करते हैं हम, इसकी फेजेज होती है किसकी, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन की फेज है। तो 3 फेज होती है, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, तीसरा आपका है इंटेस्टाइनल फेज।
उसके बाद में देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, किसको पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्टोमक के बाद यहीं से चालू हो जाती है ड्यूडेनम से, ठीक है। ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, फिर ये जेजुनम वाला पार्ट हो गया, और ये इलियम पार्ट होता है। इसका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो इलियम होता है ना। ड्यूडेनम जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है ना, ये वाला, ये आपका ड्यूडेनम होता है ना। इसके बाद जेजुनम होता है और फिर इलियम होता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ होती है लगभग कितनी होती है? 5 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर होती है? 5 मीटर लंबी होती है। और यहाँ पे ये जो इसका जो इलियम पार्ट है, ये किससे जुड़ जाता है? बड़ी आंत से जुड़ जाता है। तो इस वाले जॉइंट को बोलते हैं इलियोसिकल जॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलियो, और ये वाला पार्ट है इसको सिक्कम बोलते हैं। इंटेस्टाइन का सिक्कम पार्ट है, सिकल जॉइंट, है ना। यहीं पे ये आपका क्या दिखा रहा है? अपेंडिक्स दिखा रहा है। तो अपेंडिक्स कौन सी साइड में होता है? राइट साइड में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिएगा ड्यूडेनम की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सी शेप ये होता है ना। जेजुनम जो है ये मिडल पार्ट होता है, और इसकी लेंथ जो होती है 2 मीटर के लगभग होती है। कितनी होती है? 2 मीटर। और सबसे लंबा पार्ट जो होता है वो क्या है आपका? इलियम वाला पार्ट होता है ना। और इलियम की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 12 फीट होती है ना। लगभग 4 मीटर के आसपास होती है, 4 से कम है ना। टोटल लेंथ जो होती है 5 मीटर होती है ना। टोटल लेंथ कितनी होती है? 5 मीटर। 2 मीटर तो यही हो गया, 3 मीटर के आसपास ही हो जाता है। और देखिएगा एक और बात कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ये इलियम वाले पार्ट, टर्मिनल इलियम वाले पार्ट में होता है। तो ये इसके फंक्शन भी हो गए। इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या क्या है? देखो, इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करते हैं तो इसके फंक्शन है, एक तो सीक्रेशन करती है ये किसका? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन होता है। एब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। कुछ केमिकल डाइजेशन भी करवाती है। और सीक्रेट करती है CCK, कोलिसिस्ट्रीकाइनेन, एक एंजाइम है एनसीक्रेटिन का, ठीक है। तो ये क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन एनसीक्रेटिन जो हार्मोन्स हैं इनका सीक्रेशन करती है। ये कौन करती है? इंटेस्टाइन ही करती है। अब यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ ड्यूडेनम वाले पार्ट में पेनक्रियाज आपका लोकेटेड रहता है। क्या रहता है? पेनक्रियाज लोकेटेड रहता है। तो एक्सेसरी ऑर्गन है। पेनक्रियाज के बारे में देख लेते हैं। पेनक्रियाज क्या है आपका? एक पेल कलर का ग्लैंड है, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड है, एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का हम देखेंगे तो ये इस टाइप से होती है, एक लीफ आकार की संरचना होती है। क्या है? लीफ आकार की संरचना है ना, पत्ती के समान। इसमें ये ब्लड वेसल्स इस टाइप से उनके वेसल्स होती है। ये टेल पार्ट है इसका, टेल पार्ट है, इसको बोलते हैं टेल पार्ट। ये इसका हेड पार्ट हो गया, और ये इसका क्या है? बॉडी हो गया। यहाँ पे देखिएगा टेल से इसके अंदर एंडोक्राइन सिक्रेशन करता है। टेल पार्ट क्या करता है? एंडोक्राइन सिक्रेशन करता है। इसका टेल पार्ट करता है एंडोक्राइन सिक्रेशन। इसमें क्या होती है? कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं?
पैनक्रियाटिक आइसलैंड, या फिर लैंगरहैंस सेल, लैंगरहैंस सेल्स ऑफ पैनक्रियास। इनके अंदर कौन कौन सी सेल नाम दिया गया है? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल किसका सिक्रेशन करती है? बीटा करती है इंसुलिन का, अल्फा करती है ग्लूकागॉन, और ये है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, यहाँ से सिक्रेशन होता है आपका बॉडी एंड हेड पार्ट से पैनक्रियाटिक जूस का, पैनक्रियाटिक जूस का। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है देखिएगा। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज। हमने देखा एमाइलेज कहाँ पे भी होता है? सलाइवा में भी होता है, लेकिन वो सलाइवरी एमाइलेज था, ये क्या है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज है ना। लाइपेज होता है, ठीक है, और इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम, जैसे कि जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन। जब ये इनएक्टिव होते हैं तो इनको काइमोट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिनोजन बोला जाता है। और यहाँ पे देखिएगा इसका क्या फंक्शन है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, पैनक्रियाज का मोस्टली फंक्शन क्या होता है? सभी का डाइजेशन करवाता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करा रहा है? आपका एमाइलेज करवा रहा है। लाइपेज किसका करवा रहा है? फैट का। और जो काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, ये किसका करवाते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं। किसका करवाते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं। अब देखिएगा प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। ये जो काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन है, ये एक्टिवेटेड किसके द्वारा हो जाते हैं? ये जो इंटेस्टाइन से एक सीक्रेट होता है, कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज। ये इनको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट किसको करता है? काइमोट्रिप्सिन को और ट्रिप्सिन को। इनको किस में बदल देता है? काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन में। ये किस पे हेल्प करते हैं? फिर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके पास में ही होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। और लीवर से सिक्रेशन किसका होता है? बाइल का सिक्रेशन होता है। किसका? बाइल का। कितना होता है? लगभग 1.5 लीटर पर डे, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा लीवर के बारे में हम पढ़ देते हैं। असेसरी ऑर्गन्स हम पढ़ रहे हैं तो लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर का जो वजन है, लीवर जो होता है लीवर लगभग 1 से लेके 2.3 किलो तक इसका वजन होता है। और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी वो क्या है? आपका लीवर है ना। देखिएगा लीवर के अंदर 4 लोब्स होती हैं। इस टाइप का आपका लीवर का शेप होता है। ये राइट लोब होती है, ये लेफ्ट लोब होती है। इसके अंदर 2 पीछे की तरफ लोब होती हैं, जो होती हैं काउडेट और क्वाड्रेट। ये 4 इसकी लोब होती है, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा यदि लीवर के अंदर की बात करें
तो लीवर के अंदर, इस लीवर के अंदर 4 जो लोब्स हैं, उन लोब्स के अंदर एक लोब, ईच लोब जो है उसके अंदर 8 सेगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं। और ये सेगमेंट किससे बने होते हैं? लोब्यूल्स से बने हुए होते हैं। और ये लोब्यूल्स इसकी फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, ध्यान रखना। अब देखिएगा लोब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो आउटलाइन इसकी कैसी लगती है हमें? हेक्सागोनल शेप। और इसके अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स की साइज कैसी होती है? इसके अंदर जो सेल्स होती है उन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल्स। और ये हेपेटिक सेल्स की जो साइज है कैसी रहती है? ये क्यूब के शेप, तो क्यूबोइडल शेप हेपेटिक सेल्स इसके अंदर होती है। तो देखिएगा मैं बना देता हूँ आपको। एक ये इस टाइप से रहता है हेक्सागोनल, इस टाइप से हेक्सागोनल सेल्स होती है। तो ये सेल्स होती है, तो यहाँ पे मान लो पोर्टल वेन है, यहाँ पे पोर्टल वेन है, तो यहाँ से इनके अंदर ये सेल्स का अरेंजमेंट इस टाइप से होता है। ये सेल्स क्या है? हेपेटिक सेल्स है ना? ये क्या है? हेपेटिक सेल्स है। और कैसी शेप होती है? क्यूबोइडल सेल। कैसी होती है? क्यूबोइडल सेल। इस टाइप से ये अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है आपका? ब्लड वेसल्स होती है, वेन एंड आर्टरी होती है, और इन दोनों का ब्लड फ्लो इसमें रहता है। इसको हम बोलते हैं साइनोसाइड्स। साइनोसाइड्स बोलते हैं, है ना? और ये जो है आपकी हेपेटिक सेल्स है। क्या है? हेपेटिक सेल्स। ठीक है, ये आपका सेंट्रल वेन है। ठीक है, तो पोर्टल वेन से इसमें सप्लाई आई और वेन और आर्टरी से यहाँ पे ब्लड जाता है। ये सेल्स इसका एब्जॉर्प्शन करती हैं और स्टोरेज करती हैं, बाकी के ब्लड को इसमें डाल देती हैं। इसमें डाल देती हैं? सेंट्रल वेन में डाल देती है। तो ये इसकी फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? लीवर की। और इसके अंदर क्या सेल्स होती है? कूफर सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? कूफर सेल्स। और वो कूफर सेल्स क्या काम करती हैं? मैक्रोफेजेज का काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये लीवर है, इसकी 4 लोब्स हैं, और इस लोब्स को हम देखा तो ये हेक्सागोनल शेप्स में इस तरीके से इनकी दिखाई देता है। ये आपका एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक इसकी लोब्स के सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये सेल्स का अरेंजमेंट होता है। और बीच में जो ये वेन्स दिखाई दे रही है, क्या है? आपकी साइनोसाइड्स हैं, जो कि पोर्टल वेन से जा रही है और पोर्टल आर्टरी से जा रही है। इसके बाद ये सारा किस में फ्लो हो जाता है? सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये लीवर लोब्यूल्स को, एक लोब्यूल्स को निकाल लिया इधर। तो ये देखो ये सेंट्रल वेन हो गई और ये इसका अरेंजमेंट हो गया किसका? सेल्स का। तो सेल्स के जो हेपेटोसाइट्स है, ये हेपेटोसाइट्स है, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? यानी कैसी शेप की होती है? ये क्यूबोइडल शेप की होती है। कैसी होती है? क्यूबोइडल शेप की होती है। और ये पेयर्स के रूप में अरेंज होती है। ठीक है, इनके बीच में जो जगह रहती है, यहाँ से देखो ये आर्टरी और पोर्टल वेन, इनका ब्लड जा रहा है, तो इसको बोल देते हैं साइनोसाइड्स। क्या बोलते हैं? साइनोसाइड्स। साइनोसाइड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये हेपेटिक यानी कि ये जो है, ये जो पार्ट है ये सेंट्रल वेन है। क्या है? सेंट्रल वेन यहाँ पे चला जाता है। तो इस प्रकार ये किसकी क्या है? फंक्शनल यूनिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसका जो आपको, यदि आपको PDF चाहिए तो इसका PDF भी आपको इसके चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।